हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं फिरोज खान आज आपके लिए लेकर आया हूँ SC/ST एक्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को। दोस्तों, ये एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे कई बार MP में से शामिल किया गया है। MP के एग्ज़ामों में विशेष तौर पर हम ADPO की तैयारी कर रहे हैं। ADPO में ये सब्जेक्ट 29 में से एक ये है। इसकी सामान्य जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उन 23 धाराओं को और उन 5 अध्याय को विस्तृत से। दोस्तों, इसमें 23 धाराएं कुल और 5 अध्याय में से बांटा गया है। 11 सितंबर 1989 को इस पर राष्ट्रपति की मोहर लगी, सिग्नेचर हुए और इसे 30 जनवरी को संपूर्ण भारत पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब इसकी धारा 1 क्या कहती है? इसकी धारा 1 कहती है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। ये एक्ट कब आरंभ हुआ, इसका नाम क्या है और ये कहाँ तक लागू होता है और कब प्रभावित होगा, कब लागू होगा। तो दोस्तों, इसकी धारा 1 जो कहती है संक्षिप्त नाम, तो दोस्तों इसका नाम है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। विस्तार, जब ये एक्ट लागू हुआ उस समय इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 हट जाने के बाद अब ये एक्ट जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। जब ये एक्ट बना उस समय जम्मू कश्मीर के सिवा, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि लागू किस समय कहाँ पर विस्तार था और 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये क्या जम्मू कश्मीर में लागू होता है। ठीक है, तो ये 31 अक्टूबर के बाद संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इसकी धारा 1 ये कहती है, ठीक है, इसका अधिनियम संख्यांक 33 है और इसे राज्य सरकार अधिसूचना में प्रकाशित करे उस तारीख से ये प्रभावित होगा, लागू होगा। ठीक है, तो इसे 30 जनवरी को संपूर्ण भारत पर लागू किया गया जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। परिभाषा 1। अब आइए देखते हैं धारा 2 जो बताती है परिभाषाओं को। और दोस्तों, ये धारा परिभाषाएं बताती है धारा 2, ये इसकी परिभाषा वही रहेगी जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, कोई दूसरी परिभाषा अपेक्षित ना हो, तब तक इसकी परिभाषा वही से ही ली जाएगी, इसी का अर्थ होगा। आइए देखते हैं धारा 2 का कहूँ। अत्याचार, अत्याचार क्या है? धारा 2 का बता रही है परिभाषा। तो दोस्तों, अत्याचार के अंतर्गत धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है। इस एक्ट की धारा 3 में बताया गया है कि अत्याचार क्या है, वही यहाँ पर परिभाषित किया गया है 2 का में। ठीक है, 2 खा, संहिता क्या है? तो संहिता से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या 1974 का 2 का से अभिप्रेत है। तो CRPC है ना, वो यहाँ पर उस संहिता को लागू होती है। CRPC 1973 यहाँ पर 2 खा में बताई गई है, इसे उससे अभिप्रेत है। संहिता से क्या अभिप्रेत है? CRPC 1973। 2 गा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में दिए गए हैं। इस एक्ट की धारा 2 गा में क्या बताया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में बताया गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिभाषाएं कई बार पूछी जा चुकी हैं और पूछी जाती हैं, इसलिए प्लीज़ आप इसे लिखते चलें। का में अत्याचार, खा में संहिता CRPC और गा में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम, इनके वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में हैं। आइए देखते हैं 2 घा, 2 डी, विशेष न्यायालय। इस के मामले के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है जो बताती है हमें 2 घा में कि धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है।
धारा 14 में विशेष न्यायालय का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, बताया गया है न्यायालय विशेष न्यायालय क्या है। ठीक है, तो क्या बोल रही है 2 घा कि धारा 14 में जो विनिर्दिष्ट है विशेष न्यायालय वो उसी से ही अभिप्रेत है। बड़ा ई 2 विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक से क्या अभिप्राय है? तो धारा 15 में बताया गया है, इसी एक्ट की धारा 15 में बताया गया है कि विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कोई लोक अभियोजक या धारा 15 में विनिर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है। ठीक है, धारा 15 ही यहाँ पर अभिप्रेत होती है और इसका उल्लेख परिभाषा में भी किया गया है और धारा 15 में इसको स्पष्ट रूप से बताया गया है। 2F या 2 उन शब्दों और पदों को जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, जो प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और संहिता या भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है। एक IPC है हमारी 1860 जिसमें परिभाषित है, वही अर्थ होंगे यथास्थिति, मतलब भारतीय दंड संहिता में जो प्रावधान किए गए हैं वो इस संहिता में लागू होंगे। यदि इसके अलावा है जो परिभाषित नहीं है वो उसका अनुमान हम कहाँ से लेंगे? तो IPC 1860 से लेंगे। ठीक है, तो 4 में क्या बताया गया है IPC के बारे में कि इसमें जो परिभाषित नहीं है उसका हम दंड IPC से लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी अध्याय 1 प्रारंभिक में 2 धाराएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और धारा 2 का स्पष्टीकरण 2 में इस अधिनियम का या उसी किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसे अधिनियमित या ऐसे उपबंध प्रवृत्त नहीं है यह लगाया जाएगा कि उस क्षेत्र में प्रतिस्थापनी विधि यदि कोई हो के प्रति निर्देश है। यदि कोई विधि वहाँ पर है, ठीक है, तो ये हमारी खास विशेष 5 जो परिभाषाएँ 6 परिभाषाएँ हैं वो महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखिएगा। आइए देखते हैं अध्याय 2 अत्याचार के अपराध। अध्याय 2 में क्या बता रहा है? अत्याचार के अपराध के अत्याचार से क्या अभिप्राय है, अत्याचार क्या है और अत्याचार क्या होता है। धारा 3 अत्याचारों के लिए दंड। धारा 3 अत्याचारों के लिए दंड। जो कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं है वो अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्तियों के साथ अत्याचार करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है अध्याय 2 धारा 3 में। आइए देखते हैं, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा, अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मूलमूत्र कूड़ा करकट डालेगा या उसे क्षति पहुंचाएगा या उसे अपमानित करेगा, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के शरीर के बलपूर्वक कपड़े उतारेगा, उसे नंगा करेगा या चेहरे या उसके शरीर को पोत कर उसे घुमाएगा, ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे उसके मानव के शरीर के समान उसको मतलब मानव को विरुद्ध कोई अपराध है, जो लज्जा है ना, जो उसकी शर्मसार करेगा, या उसको भूमि से सदोष अभिलोक भूमि से हटाएगा, उसकी भूमि का प्रयोग नहीं करने देगा, है ना, या उसके परिसर में या उसको जल का उपयोग नहीं करने देगा, जो सार्वजनिक कुआं है वहाँ से पानी नहीं भरने देना, सार्वजनिक स्थानों पर ना जाने देना, ठीक है, या उसको काम के लिए काम नहीं करने देना या काम के लिए मजबूर करना, यानी उनको किसी भी प्रकार से टॉर्चर करना या किसी भी प्रकार से उनको क्षति पहुंचाना या उनको उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव करना। तो जो कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति सदस्य को उसके मकान या गांव या अन्य किसी निवास छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या कारावास है जिसकी अवधि, तो दोस्तों इसकी जो दंड का कारावास है वो कम से कम 6 माह होगी और जो 5 वर्ष तक हो सकेगा। कम से कम 6 माह जो कोई अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्ति का अत्याचार करेगा, उनको हटाना, उनको भगाना, उनके कपड़े उतारना या उनके जाति के आधार पर उनके साथ छुआछूत कार्य करना या उनको उस चीज़ को कूड़ा करकट उठाने की मजबूर करना या नंगा करके घुमाना, ऐसा कोई भी अपराध करेगा जो धारा 3 में बताया गया है, तो उनको कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष की सज़ा होगी या जुर्माना भी हो सकेगा, तो दंड नहीं होगा। ठीक है, धारा 3 में बताया गया है जो कोई अनुसूचित जाति जनजाति सदस्य नहीं है वो अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों के साथ उनके साथ भेदभाव करेगा, उनकी जाति के आधार पर किसी भी तरह से उनको भगाना या मजबूर करना, तो दोस्तों उसके लिए कम से कम 6 माह और अधिकतम
नहीं 5 और किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी, अधिकतम नहीं किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है। कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, अध्याय और धारा 3 की उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि कोई सदस्य नहीं है जो मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, मिथ्या साक्ष्य झूठी गवाही देगा या झूठी बातों से उसको सजा दिलवाएगा, अनुसूचित जाति जनजाति को झूठी सजा दिलाकर या झूठी बातें कर कर या झूठे गवाह बनकर उसको क्या करेगा कि सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्युदंड से दंडनीय है, या मृत्युदंड से दंडनीय है, उसे ऐसे अपराध में झूठे गवाह द्वारा या झूठी बातों द्वारा फंसाएगा उसको। ठीक है। तो दोष सिद्ध कराना है और यह जानता है कि उसका दोष सिद्ध होना संभव है, तो वह आजीवन, अब मतलब ऐसे व्यक्ति को झूठा फंसाएगा वो और मालूम पड़ेगा, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा। जो किसी अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के साथ क्या करेगा, उसको झूठे आरोपों में फंसाएगा, मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, जो झूठी बातें गढ़ेगा, झूठी बातें बताएगा कोर्ट को, और ऐसे में उसको सजा हो जाती है और ये मालूम पड़ती है कोर्ट को कि इन्हें गलत बयान दिया, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास हो सकती है और जुर्माना भी लगेगा साथ में, या दोनों जो भी दंडनीय हो। ठीक है। और धारा 3 उपधारा 2 की उपधारा 3 में अग्नि या विस्फोटक पदार्थ रजिस्ट्री करेगा जिससे ससे अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को संपत्ति का नुकसान पहुंचाएगा, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयोग करेगा या संभव जानता है, ऐसे संभव है कि वहाँ ऐसे किसी के घर को जलाना, किसी के नुकसान पहुंचाना। ठीक है। वो जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है तो दोस्तों उसको कम से कम 6 माह से 6 माह तो कम से कम सजा होगी और जो 7 वर्ष तक हो सकेगी। ठीक है। तो ये हमारी थी धारा 3। आइए देखते हैं धारा 4। धारा 3 में अत्याचार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जो कोई व्यक्ति अत्याचार करेगा अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों के साथ तो कम से कम 6 माह या 5 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और जो कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, उपधारा 2 में बताया गया है, जहाँ उनको ऐसे झूठे आरोप में फंसाएगा और ये बाद में स्पष्टीकरण होता है कि इन्होंने झूठा गवाह दिया था, तो उस व्यक्ति को यदि आजीवन कारावास की से कम सजा नहीं होगी और यदि उसको मृत्युदंड की सजा दी जाती है और बाद में मालूम पड़ता है कि झूठे आरोप में उसको मृत्युदंड दिया जा चुका है, तो उसको जो झूठे गवाह दिया है उसको भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है धारा 3 के अंतर्गत। आइए धारा 4 देखते हैं, कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। जो कोई व्यक्ति का कर्तव्य है, ड्यूटी है अपनी, और उसको उपेक्षा करता, उसको नहीं करता, टालता है, कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, कोई भी लोक सेवक जो कर्मचारी है, अधिकारी है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित कर्तव्यों को जानबूझकर, तो उसके कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन वो जानबूझकर उन कर्तव्यों को उपेक्षा करेगा, उन्हें टालेगा, उन्हें नहीं करेगा, तो वह कारावास है जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 1 वर्ष तक हो सकेगी। धारा 4 बता रही है कि जो अधिकारी कर्मचारी का कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्यों को पूरा करे, लेकिन वो उपेक्षा करता है, वो हेलना करता है, उसका पूरा नहीं करता है, तो धारा 4 के अंतर्गत उसे कम से कम 6 माह या 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है। धारा 4 क्या बता रही है हमें? कर्तव्यों की उपेक्षा की अवहेलना या कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। ठीक है। धारा 5 पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड, यानी पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए एक बार कोई व्यक्ति दंडित किया जा चुका है इस एक्ट के तहत और दोबारा फिर वो अपराध कर लेता है, तो पहली मर्तबा जब उसने अपराध किया तो उसको 6 माह, लेकिन दोबारा दोष सिद्ध हुआ और दोबारा वो पकड़ा गया। ठीक है। तो अब दोस्तों जो सज़ा है वो कम से कम 1 वर्ष होगी, 1 वर्ष से कम नहीं होगी। दोबारा दोष सिद्ध हो जाने पर उसकी सज़ा बढ़ जाएगी, अब 6 माह नहीं, अब कम से कम 1 वर्ष होगी, किंतु जो उस अपराध की उपबंधी तक हो सकेगी और जो अपराध उन्होंने किया है उसकी उपबंधी तक हो सकेगी या दंडनीय होगा। धारा 5 पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए दंड, यानी एक बार दोष सिद्ध हो जाने के बाद दोबारा दोष सिद्धि होना के लिए दंड का प्रावधान कितना किया गया है? 1 वर्ष। धारा 6 भारतीय दंड संहिता की कतिपय उपबंधों का लागू होना, IPC 1860 का लागू होना, जो परिभाषा
जो इसमें उपबंध नहीं है तो उसका जो दंड का प्रावधान है वो कहाँ से लिया जाएगा, आईपीसी से लिया जाएगा। ठीक है, धारा 6 क्या बताती है हमें, आईपीसी के उपबंध लागू होते हैं। ठीक है, उसके बाद धारा 7, कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समाहरण। जो कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के साथ ऐसा कार्य करेगा तो उसकी जो संपत्ति है वो सरकार को समाप्त हो जाएगी। उसकी संपत्ति किसको समाप्त हो जाएगी, सरकार को समाप्त हो जाएगी, सरकार एक की जिम्मे चली जाएगी। ठीक है, और धारा 8, अपराधों के बारे में उपधारणा। इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त इस अध्याय के अधीन अपराध करने के लिए अभियुक्त व्यक्ति की या व्यक्ति से रूप संदेहपद व्यक्ति की कोई व्यक्ति सहायता की है, कोई व्यक्ति सहायता करता है, कोई किसी अपराधी को अभियुक्त है जिस पर केस है, किसी को सहायता की है, तो विशेष न्यायालय जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना कर दे, जब तक कि कोई व्यक्ति तत्प्रतिकूल साबित ना कर दे कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये झूठ आरोप है, तो उसे साबित करना होगा। जब तक कि साबित नहीं करेगा तो ये कोर्ट या न्यायालय ये अवधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध का दुष्प्रण किया है। वो कह रहा है कि मैंने दुष्प्रण नहीं किया, मैंने अपराध नहीं किया, मैंने ऐसा कार्य नहीं किया, मैंने उसको शरण नहीं दी या उसे मैंने सहायता नहीं करी, तो उसे ही साबित करना होगा। यदि साबित नहीं करता है तो न्यायालय ये मानेगा कि अवधारणा करेगा कि इसने कार्य, ये दुष्प्रेरण का कार्य इसने किया है। धारा 8 क्या कहती है कि अपराधों के बारे में अवधारणा करेगी कोर्ट, जब तक कि वो स्पष्ट रूप से उसे हल ना कर दे। ठीक है, धारा 9, शक्तियों का प्रदान किया जाना। ठीक है, शक्तियों का प्रदान किया जाना इस संहिता में इस अधिनियम के अधीन उपबंध में किसी की बात होती हुई भी यदि राज्य सरकार ऐसा करना ये समीचीन सम्मति है तो वहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निरावरण के लिए, निपटारे के लिए राज्य सरकार चाहे तो इस एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति को शक्तियों को प्रदान कर सकती है। इस अधिनियम के अधीन इस मामले या मामले के वर्गों समूह के लिए या जिले या किसी वर्ग में राज्य सरकार किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी जिले के भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयुक्त शक्तियों के यथास्थिति ऐसे मामले या वर्गों के समूह के लिए और विशेषतः किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी अन्वेषण अभियोजन की शक्ति प्रदान करेगी। लेकिन राज्य सरकार चाहे कि इस व्यक्ति को मेरे को किसी विशेष व्यक्ति को शक्तियाँ दे सकती है राज्य सरकार कि जाएँ आप इस मामले को देखें। तो शक्तियों का प्रदान किया जाना धारा 9 बता दी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जाना अध्याय 1 और 2। अध्याय 1 प्रारंभिक, इसकी धारा 1 संचित नाम विस्तार बताती है, प्रारंभ बताती है। धारा 2 परिभाषाएं बताती है और अध्याय 2 अत्याचार से समझे हमने। धारा 3 बताती है अत्याचार के लिए दंड। 4 बताती है उपेक्षा के लिए दंड, जो कोई लोक सेवक उपेक्षा करेगा, अपने कार्य को नहीं करेगा। धारा 5 पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए दंड। धारा 6 आईपीसी का लागू होना। धारा 7 संपत्ति का समाभरण। और धारा 8 न्यायालय उपेक्षा करेगा जब तक कि साबित ना कर दे। धारा 9 शक्तियों का प्रदान किया जाना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो जब मैं अपलोड करूँ शीघ्र ही आप तक पहुँचें और आप उसका फ़ायदा उठाएँ और तैयारी अपनी जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।